हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज इंडियन पॉलिटी में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न इंडियन पॉलिटी में पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार का मतलब है कि मूल अधिकार, जिसकी चर्चा भारत में सन 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। प्रश्न सबसे बड़ा सवाल कि सर ये जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, इसकी चर्चा सबसे पहले कब हुई थी? सर 1935 में हुआ था, कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार की मांग हुई थी। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 7 थी, लेकिन आरंभ में 7 थी, लेकिन एक को हटा दिया गया है, 6 हो गया। 7 में एक कौन सा हटाया? संपत्ति का अधिकार, जिसको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। साथ ही साथ कि भाई मौलिक अधिकार लिया कहां गया है, तो कहेंगे कि सर ये यूएसए से लिया। ये एक नरसैंगिक अधिकार है, या कहिए एक जन्म से ही, जैसे ही आपका जन्म होगा ना, आपको मौलिक अधिकार मिल जाएगा। मतलब अगर एक बच्चा जिसका जन्म आज हुआ है, वो भी अपना जो है मूल अधिकार लेकर घूम रहा है देश में, समझ रहे हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अभी कितनी है? 6 है। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। उसको कहां रखा गया? भारतीय संविधान के 300 के कम है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे नागरिकता, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में था, और उसको ब्रिटेन से लाया गया। उससे पहले हम पढ़ रहे थे भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए, हम बोले थे कि आपको हम 22 भाग पढ़ाएंगे, 22 चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर पढ़ा दिए, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता, जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिए गए। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। सबसे पहली बार जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई थी? 1931 के कराची अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहली बार, मौलिक अधिकार का मतलब मूल अधिकार, हमारा जो मूल जन्मसिद्ध अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार 1931 के कराची अधिवेशन में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई थी, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद आपको पता है 12 से 35 तक हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में कहा गया कि अल्पीकरण हो सकता है। अल्पीकरण मतलब जैसे मान लीजिए किसी विकट परिस्थिति में आपके मूल अधिकारों को छोटा, कम भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या? सबको गाली देते बोलिएगा? कि आपको किसी भी जगह सभा करने की स्वतंत्रता है, किसी भी स्थान पर रहने की स्वतंत्रता है, किसी के क्या घर में घुस जाइएगा? ये तो नहीं ना। तो एक नियम, कायदे, कानून से। इसलिए मौलिक अधिकार के भाग 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है, और भाग 13 में अल्पीकरण। 12-13 कोई खास नहीं, मेन जो है मूल अधिकार 14 से शुरू होता है। सब लोग तैयार है? याद रखिएगा, अगर इसमें पूछेगा कि सर मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, तो याद रखिएगा, पहले देखिए, समझिए इस चीज को कि सबसे पहली बार मौलिक अधिकार की बात करें, सब लोग हेडिंग बनाइए, मौलिक अधिकार। एक बार आप हमसे मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए। एक क्लास में तो मौलिक अधिकार नहीं होगा, 2 या 3 क्लास में हम पूरा पढ़ाएंगे। एक बार आप हमसे मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए, इसके बाद आप कोई भी एग्जाम देकर आइए, अगर मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से छूट जाए सवाल, तो हमको कह दीजिएगा कि सर छूट गया। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, और इसको जो है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाबू, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, उस चीज के बारे में आपको 1215 का जो घटना है वो पढ़िएगा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसकी पहली बार मांग जो हुई थी, मौलिक अधिकार की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में हुई थी। कहां हुई थी? कराची अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल थे इनके अध्यक्ष। ठीक है,
याद रखिएगा एक नरसैंगिक अधिकार है, मतलब कई सीधे सीधे जन्म से दिया गया अधिकार है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसको कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो याद रखिएगा हमारे मूल अधिकार की रक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसको निलंबित कौन करता है, निलंबित का मतलब गलत लिखा हुआ है, निलंबित। ठीक है, निलंबित का मतलब हुआ कुछ समय के लिए रोक देना, मतलब कुछ समय के लिए स्टॉप कर देना। जैसे कोरोना के समय हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, नहीं हनन नहीं, हमारे मौलिक अधिकारों को कम किया गया, बाहर नहीं निकलना है, बिना मास्क के नहीं निकलना है, 4-5 लोगों के ग्रुप में नहीं निकलना है, इतना से इतना बजे नहीं जाना है इधर उधर, तो ये हुआ ना जी। तो ये काम कौन करेगा, निलंबित करने का। निलंबित का मतलब होता है समझिए एक तरह से स्थगित कर देने के लिए, कुछ देर के लिए रोक देना, कि रोक दीजिए 2-4-10 दिन बाद। जैसे अब राज्य में अराजकता फैल जाएगी तो आपके मूल अधिकारों को कम कर दिया जाएगा, नहीं आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, निकलिएगा तो 5 के ग्रुप में नहीं निकलिए। तो निलंबित करने का काम होता है राष्ट्रपति का। लेकिन प्रतिबंध लगाने का काम, ठीक है, प्रतिबंध कि नहीं भाई मौलिक अधिकार ये, जैसे हमारा संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 1976 में उसको हटा दिया गया क्या ना, अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, इसको कानूनी अधिकार करिए। लोग पैसा जो है इसी फालतू में एकदम काला कानून रखे हुए, काला धन रखे हुए, तो प्रतिबंध करने का अधिकार जो है मतलब पूरा एकदम पूर्ण रूपेण प्रतिबंध संसद। जैसे 3 तलाक, ठीक है, भाई कोई लोग सऊदीया में है, वहां से अपनी वाइफ को बोल दिया मुस्लिम समुदाय तलाक तलाक तलाक, तो हो गया खत्म किला, महिला की लड़की की जिंदगी बर्बाद। तो ये सब क्या है, ये परमानेंट रोक हो गया, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, ये इतना आपके लिए बहुत जरूरी था, समझ रहे। ये एक क्या है, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। इसकी मांग 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये कहां से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। रक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। निलंबन का काम मतलब रोक लगाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन पूर्ण रूपेण प्रतिबंध संसद यानी पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगी। देखिए भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार, याद रखिएगा सभी भारतीयों को जन्म से पहले तो 7 दिया गया था, लेकिन 1 हटा दिया गया, अब 6 मौलिक अधिकार है। अब उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। पहला मौलिक अधिकार है बाबू समता या समानता का अधिकार। समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत हम जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जितना भी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे ना, जितना भी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में जितना भी होगा, ठीक है, छुआछूत आ जाएगा, उपाधियों का अंत आ जाएगा, लोक नियोजन के बारे में आ जाएगा, अस्पृश्यता आ जाएगा अनुच्छेद 17 में, ये सब कहां मिलेगा, समता, इस समता या समानता, ठीक है, समझिएगा समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक एक गुच्छा, मतलब 6 मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार हो गया समता या समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक डिस्कस हुआ है। दूसरा याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी शहर में बसने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 से शुरू होगा और 22 तक जाएगा। पहला हो गया समता या समानता, अनुच्छेद 19 से 14 से 18, कभी भी पूछ सकता है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, हो सकता है 13 से 17 दे दे, 12 से 18 दे दे, 16 से 15 दे दे, 14 से 18 दे दे, तो उस हिसाब से। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 19 से लेकर 22, स्वतंत्रता 19 से 22। तीसरा है बाबू शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में जो रहेगा ना वो किसके अंतर्गत आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा जो है याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम संप्रदाय में जाना सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई मुस्लिम है वो हिंदू में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमें धर्म की स्वतंत्रता है, हमें धर्म की छूट है, हमें आज़ादी है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है, किसी का मन है तो नीट का तैयारी कर ले, किसी का मन है जेई, किसी का मन है रेलवे, किसी का मन एसएससी, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, इन दोनों से संबंधित अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। और लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि यह संविधान की हृदय एवं आत्मा है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और इसी के बीच में एगो छूट गया, कौन बाबू, यहां से छूट गया अनुच्छेद 31। हालांकि समझिएगा कि अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति का अधिकार था, और अनुच्छेद 19 के 6 में, अनुच्छेद 19 के 6 में, क्योंकि 19 में ऐसे आएगा क ख ग घ करके, या फिर 19 का 1 2 3 4 5 6, तो 19 के 6 में भी याद रखिएगा 19 के 6 में भी संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी,
और अनुच्छेद अनुच्छेद 31 में भी अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी। और जब लगा कि ये धन का अर्जन ज्यादा हो रहा है, संपत्ति लोग ज्यादा अर्जित कर रहे हैं, टैक्स कम दे रहे हैं और भारतीय पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, तो सीधे सीधे भारत सरकार ने क्या किया कि भाई संसद ने क्या किया कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि ना 7 गो मौलिक अधिकार नहीं दीजिए, 6 गो दीजिए। तो कौन सा मौलिक अधिकार हट गया? कहेंगे सर एक हमारा था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और हटा के 2 जगह से हटाया। 19 के अनुच्छेद 31 से हटाया और अनुच्छेद 19 के 6 से हटाया, दोनों जगह से निकाला और इसको ले जाके पटक दिया कहाँ? अनुच्छेद 300 के काल, कहीं का भी लिखा रह सकता है, कहीं 300 का 1 भी लिखा सकता है। और ये जो संपत्ति का अधिकार था वो अब हो गया कानूनी अधिकार। सोचिए, जैसे देखिए कानून, जब आपके पास संपत्ति का अधिकार अगर हमारा मौलिक अधिकार होता तो हमारे घर पे अगर 10, 20, 50 लाख रुपए मिल भी जाता तो सरकार को हक नहीं था पूछने कि कहाँ से लाए, कहीं से लाए। हमारा मौलिक अधिकार है भाई, मूल अधिकार है हमारा, हम इसको कहीं भी जाए कहीं भी रखे, आपको कहा जाता है। और अब धराया तो ये तो कानूनी अधिकारी, तो कानून के अंदर कहाँ से लाए 50 लाख जी? ईडी वीडी छापा मारता है ना, यही दिक्कत है। उससे पहले क्या होता था कि संपत्ति का ब्यौरा ही नहीं मिल पाता था, और मिलता भी था तो सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है भाई, पैसा रखना हमारा अधिकार है। अब जवाब देना है, क्योंकि अब आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, ये अब एक कानूनी अधिकार है, कानून के अंतर्गत अब जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि इतना जो अभी तक हम पढ़ा है ये आपके भेजे में पूरा घुसा होगा। अब आइए देखिए भाग 3 मूल अधिकार। अब हम यहां से पीडीएफ अपना यूज करेंगे। भाग 3 मूल अधिकार कहा गया। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार का मतलब हुआ जन्म से दिया, जो अधिकार जन्म से दिया जाता है। जैसे आपके ऊपर आपके माँ बाप का अधिकार है, आपके माँ बाप के ऊपर आपका भी अधिकार है कि भाई हमको पैसा दीजिए हम पढ़ेंगे, तो ये आपका नैसर्गिक अधिकार है। कुछ लोग बाल बच्चा व्यवहार होता है तो नहीं भी अधिकार मानता है, ठीक है, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये यूएसए के, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो कहेंगे सर ये मैग्ना कार्टा जो है वो भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अच्छा, मैग्ना कार्टा के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए ना, तो जब आप इंग्लैंड की क्रांति पढ़िए, अमेरिका की क्रांति पढ़िएगा, और वहां पर एक समय आएगा, ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति, सॉरी माफी चाहेंगे, हम बोल रहे थे इंग्लैंड की क्रांति। तो इंग्लैंड की जब क्रांति पढ़िएगा, तो जब इंग्लैंड के राजा के बारे में पढ़िएगा, तो उन्होंने 1215 में एक अपने सामंतों के दबाव में एक मतलब क्या कर दिया कि एक क्या कह सकते हैं, एक तरह से एक मैग्ना कार्टा तैयार कर दिया। तो इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा चर्चा है। खैर इसके बारे हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में एंट्री नहीं करना है, बस इतना याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 को जो मौलिक अधिकार है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाएगा, मूल निवासियों को दिया जाता है। चलिए देखिए मैग्ना कार्टा की बात करते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और नागरिकता लिया गया ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। 3-4 चीज याद रखिए ना। पहला नागरिकता इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से, दूसरा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अगला हमारा भाग 4 हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया बाबू। और 5वां याद रखिएगा कि भाई ये मूल्य कर्तव्य जो अनुच्छेद 4 के क में हमें पढ़ना है, रूस से। मूल्य कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया इसलिए इसको 4 के क में रखा गया। जहां क ख ग घ लगल दिखे ना समझना, अच्छा बाद में जोड़ा गया है। चलिए तो मैग्ना कार्टा की बात करें तो कह रहा कि यह अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जो आप लोगों को आपके हित के लिए दिया। जैसे राजा अपने प्रजा के लिए अगर कुछ स्पेशल बनाए ना, कुछ मान लीजिए न्याय की जंजीर बनाए या कुछ भी बनाए, तो उसी को मॉडर्न जमाने में कहते हैं मैग्ना कार्टा तैयार किया गया कि भाई हम अपने जनता को, हम अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं तो हम एक मैग्ना कार्टा तैयार कर देते हैं। तो सबसे पहली बार मैग्ना कार्टा तैयार किया गया था 1215 में इंग्लैंड के राजा के द्वारा। कहा गया यह अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है। मैग्ना कार्टा में एक घोषणा पत्र जारी करता है राजा, उसमें अब लिखता है कि हम आम जनता को ये देंगे, 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 ये देंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यह अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में, जो उसके सामंत थे
उनके दबाव में जारी कर दिया गया। ठीक है, चलिए खैर इसके बारे में हमें बाद में चर्चा करना है। भारतीय संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिस कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जो राजा भी जो है वो मूल अधिकार प्रदान करता है मैग्ना कार्टा के अंतर्गत, और मौलिक अधिकार भी हमें मूल अधिकार प्रदान कर रहा है, तो ये भाग 3 क्या हो गया, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को जो है इधर बात करते हैं मूल अधिकार। देखिए 12 और 13 में कुछ नहीं पढ़ना है। 12 में कहिएगा कि मूल अधिकारों की परिभाषा की चर्चा की गई है। 12 और 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 में कहेंगे कि मूल अधिकारों की परिभाषा की चर्चा की गई है, और मूल अधिकार को बनाने का अधिकार स्टेट को होता है। स्टेट मतलब कोई विशेष है, जैसे रेलवे क्या है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, जैसे रेलवे क्या है, एक स्टेट है, समझ रहे हैं ना। और भी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक स्टेट है, बिजली विभाग। ठीक है, तो वो हो गया। तो अनुच्छेद 12 बस इतना कहिएगा कि मूल अधिकारों की परिभाषा के बारे में चर्चा है। हालांकि इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के द्वारा राज्य को, स्टेट को, राज्य का मतलब बिहार यूपी एमपी नहीं, राज्य का मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब जैसे किसी कोई खास क्षेत्र, अब जैसे स्टील की कंपनी, स्टील का एक एरिया है, रेलवे क्या है, एक स्टेट है, रेलवे क्या है, एक स्टेट है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक स्टेट है, सबका अपना अपना स्टेट होगा। ठीक है, तो वन विभाग क्या है, एक स्टेट है, समझ रहे ना। तो कहा गया है कि स्टेट राज्यों को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसे एक न्याय सर्गिक अधिकार जो है भी कहते हैं, मतलब जन्म से मिलने वाला अधिकार। सीधे सीधे बोलिएगा ना कि अनुच्छेद 12 में जो है वो मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों को दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे। समझिए क्या कह रहा है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे का मूल अधिकार हमें प्रभावित करे, तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जाएगा, और रोक लगाना यानी अल्पीकरण। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा लिखिएगा, अनुच्छेद 13 में होता है अल्पीकरण। अल्पीकरण को अगर नॉर्मली समझाया जाए तो कम करना होता है। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आप खा रहे हैं बहुत ज्यादा, अब मोटा हो रहे हैं, तो घर वाला कहे कम खाओ मोटा हो जाओगे। ठीक है, तो ये हुआ अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब है कम करना। जैसे देखिए मोटा मोटी अगर हम एक लाइन में समझे, मान लीजिए आपको हर चीज की स्वतंत्रता दी गई, 6 मौलिक अधिकार दिया गया, लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब पता है क्या है? मौलिक अधिकार, आपका मौलिक अधिकार तभी तक आपके लिए मौलिक अधिकार का काम करेगा जब तक किसी दूसरे को उससे परेशानी ना हो। जैसा सिंपल समझिए कि मान लीजिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, अब गांधी मैदान में जाके एकदम पूरा देखिए भी एस्टेट का पेपर होना चाहिए, फलना डगाना, TRE 4 का सीट बढ़ाना चाहिए, तो ये क्या हुआ, आपको अधिकार दी गया। अब लिमिट से ज्यादा करिएगा बदमाशी, ठीक है, पूरा तोड़ फोड़, पूरा पटना में दंगा फसाद कर दीजिएगा, तो क्या करेंगे नीतीश चाचा? कहेंगे लाओ जी मारो तो एकदम सरिया के लोग को। तो वही वह आपका अल्पीकरण किया गया, आपके अधिकारों को छीना गया है ना, ऐसे नहीं हुआ। अब जैसे मान लीजिए और भी देख लीजिए, अब किसी चीज में मान लीजिए कि आचार संहिता लगा हुआ है, अब आपको कहा गया है कि आपको जो है घर से बाहर नहीं निकलना है तो भीड़ में नहीं निकलना, आप 100 लोगों का टीम लेकर एकदम पहुंच गए एकदम पटना गांधी मैदान में, या फिर कहीं भी दिल्ली में एकदम जंतर मंतर पर, अब पूरा धरना प्रदर्शन मार के सरकार तोड़ देगी, आपको कहेगी आपका अल्पीकरण हो गया। और देखिए और भी जैसे क्या है, आपको मौलिक अधिकार दिया कि आप किसी भी कहीं भी जा सकते, आ जा सकते, तो कहीं भी आ जा सकते, मतलब क्या करो, घर में घुस जाइएगा, मार के तोड़ देगा। उस समय सरकार भी आपको अल्पीकरण कर देगी, आपके मूल्य कहेगा अरे तुमको मूल अधिकार दिया गया था आने जाने, तो दूसरे के घर में घुस जाएगा, चोरी चमारी का जो भी है उस तरह का, समझ रहा है। तो वह अल्पीकरण मतलब छोटा कर देना आपके। जैसे देखिए आप सिंपल में आप अपने घर से देखिए ना, अगर आप एक योग्य विद्यार्थी हैं तो माँ बाप भी आपको पूरा छूट देगा ना जी। जिसका बेटा बेटी पढ़ने में तेज, जा बेटी पटना जा, एकदम दिल्ली जा, एकदम नौकरी लेके आना, सर अधिकारी बन के आना, तो वहां पर अल्पीकरण नहीं हुआ। अब वह बेटा रहे नशेड़ी, ठीक है, एकदम पूरा एकदम, अभी कौन सा गाड़ी चल गया, KTM फेटीएम पता नहीं क्या, उसे करते रहे, वो कह के देखे कि पापा जाएंगे पटना पढ़े, उनको से अपना जिला में पढ़ल पार नहीं लग रहा है, तुम जाएगा पटना, पैसे नहीं देंगे तुमको, हो गया अल्पीकरण, आपके मूल अधिकार को छीना गया। ठीक है, वही सब हुआ, जो भी समझ लीजिए तरह से। मेन जो है वो हमें पढ़ना है मूल अधिकार। 12 में क्या बोलेंगे, कहेंगे सर 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई, 12 मूल अधिकारों की परिभाषा, 13 मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, हमेशा नहीं, कभी कभी इन रियर के, जैसे कोरोना में कम किया गया था।
अभी किसी का हिम्मत है कह दे कि तुम रोड पर नहीं जाता है, नहीं जाना है तुमको, बाजार नहीं घूमना है, हाँ काहे नहीं जाएंगे, हमारा अधिकार है, हमारा मूल्य, हम कहीं जाए बाजार के, हम भाई पटना से दिल्ली चल जाए, तुम्हारा क्या मर्जी। कोरोना के समय नहीं जाना है तो नहीं, नियम गाइडलाइंस था कि 5 बजे के बाद ही निकलना है, 4 बजे के बाद करते थे ना फॉलो, तो आपके मौलिक अधिकारों को कम किया गया ना, उसी को कहते हैं अल्पीकरण। बात खत्म। अब आइए अनुच्छेद 14 से जो है वो पहले पहले क्या बोले थे, यहां देखिए। अब हमें ये वाला पढ़ना है। 12-13 तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, सवाल भी उतना कुछ नहीं आता है, आएगा तो बोल दीजिए 12 में परिभाषा था मौलिक अधिकार का, 13 में मौलिक अधिकार को कम किया गया, अल्पीकरण किया गया है, ठीक है, वो भी विशेष परिस्थिति में, हमेशा नहीं कम किया जा सकता है। तो यहां देखिए अब हम पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे और अनुच्छेद 18 तक जाएंगे, और एक एक पॉइंट को इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि यहां से सवाल आए तो उत्तर देकर जाए, छूटे नहीं, ठीक है। तो देखिएगा अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है संविधान, मतलब कहना यह था कि विधि यानी जो संविधान है, जो कानून है, उसके सामने सब समान है। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी को 2 थप्पड़ मारे तो 2 महीना का सजा हुआ, कोई ऊंची जाति वाला 2 थप्पड़ मारेगा तो उसको क्या 1 महीना का होगा, उसको भी 2 ही महीना की सजा। अगर मान लीजिए, ठीक है ना, कि अगर किसी गलत काम में अगर किसी को 2 महीने का सजा है तो अगला का भी 2 ही महीना, मतलब एकदम सिंपल कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एकदम विधि के सामने हर व्यक्ति की एक समान वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात कानून समान है। और यह नकारात्मक संदर्भ को बताता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से लिया गया है, सब चोट्टा वहीं से उठा उठा कर लाए हैं, ठीक है। वो लोग का नियम था, वो लोग जो है ना, वो लोग एकदम काफी वेल डेवलप कंट्री था बाबू, मतलब सोच रहे हैं 80 से ज्यादा देश को गुलाम बना लिया इंग्लैंड वाला, तो कितनी उसकी मानसिकता तेज होगी, ठीक है। 80, समझिए मेरी बात। वही कह रहा है अनुच्छेद 14 में, याद रखिएगा बाबू एकदम, अनुच्छेद 14 का मतलब हुआ विधि के समक्ष समानता, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, समानता। वो अब कह रहा है, अच्छा ये अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये जो प्रोसेस है कि सबके लिए समान कानून होगा, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, कहेंगे सर विधि के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड। अच्छा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक अधिकार के अंदर जो चीजें हैं उसमें से एक चीज जो विधि के समक्ष समानता है वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया। याद रखिएगा, हो सकता है ये पीसीएस लेवल का सवाल हो, क्योंकि ये सब तो रिटर्न लूसेंट में भी रट लीजिएगा इतना, लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़िए कि अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता है वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया, क्योंकि आप तो यही जानते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका की देन है, लेकिन मौलिक अधिकार के अंदर जो टॉपिक है उसमें जो विधि के समक्ष समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। जबकि विधियों यानी कानून का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से। इसी में एक और पॉइंट आएगा, ठीक है, कि कानून का समान संरक्षण, ठीक है, समान संरक्षण, ये बाबू यूएसए से लिया गया। तो ये 2 पॉइंट है और बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट है, कह रहा है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, ठीक है, मतलब कानून आपका जो है एकदम समान संरक्षण करेगी, एक जैसा वैल्यू देगी, लेकिन वहां कानून यहाँ, ठीक है। चलिए क्लियर है, बढ़े आगे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 14 सीख गए होंगे। अनुच्छेद 14 में 1-2 व्यक्ति के बारे में कहा गया बाद में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अब फौजदारी मुकदमा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपने पद, याद रखिएगा ये सब जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक पद है। कोई व्यक्ति डायरेक्टली राष्ट्रपति पर केस नहीं कर सकता है, राज्यपाल पर भी केस नहीं कर सकता है, मुकदमा नहीं चला सकता है, प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट केस नहीं कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री पर केस करना होता है तो 2-4-10 हजार केस तो रोज प्रधानमंत्री पर ऐसु विपक्ष वाला कर देता है, समझ रहे मेरी बात। तो इन सब चीजों के लिए आप डायरेक्टली केस नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 में जो अपवाद है वो याद रखिएगा। अरे क्या हो गया, हाँ,
समझिएगा इस चीज को, समझिएगा इस पॉइंट को। अनुच्छेद 14 में, सॉरी, जो अपवाद है उसमें कह रहा है राष्ट्रपति तथा जो राज्यपाल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक संवैधानिक पद है, एक देश की सेवा कर रहे हैं और एक किसी विशेष राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपने पद पर हो। ऐसा नहीं कि पद पर है और कोई गलत काम कर दिए तो उनको जो है डायरेक्ट गिरफ्तार, नहीं, पहले लाइए, कानून लाइए, उसके बाद उनको जो है पद से पहले हटाइए, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर क्या चलाना होगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलाना होगा, महाभियोग चलाइए, कानून दोष सिद्ध होगा, दोष सिद्ध होगा तब वो अपना त्याग पत्र देंगे, और जब त्याग पत्र देंगे तब कहा जाएगा कि अरेस्ट हिम, ठीक है। और वो भी छोटा मोटा काम के लिए अरेस्ट नहीं होगा बाबू। अब मान लीजिए वो देश विद्रोही काम कर दिए या कुछ ऐसा काम कर दिए जिससे देश में अराजकता फैल गई, तो वो सब हल्का फल्का नहीं, ठीक है। हाँ, इन्हें कि राष्ट्रपति किसी को 2 लपड़ लगा दिया, हालांकि तो लगाएंगे नहीं वो लोग, भाई समझता, मतलब एक संवैधानिक पद है और एक शिक्षित पद है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो कि 2 लपड़ किसी को मार, तो क्या लगता है केस कर दीजिएगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो अपने बागड़ बिल्ला है बाबू, असली पुष्पा तो वही है, समझ रहे हैं। और उसके बाद हमारे मोदी जी हैं। चलिए अनुच्छेद 15 देखिएगा बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से। अनुच्छेद 14 में क्या सीखे, विधि के समक्ष समानता, सबके लिए कानून बराबर है। अनुच्छेद 15 का है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव, मतलब भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कि वो अलग जाति का है तो उसको नौकरी नहीं देंगे, उसको इधर जाने नहीं देंगे, उसको उधर नहीं जाने देंगे, मतलब लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान का मतलब जो सरकारी स्थान है, मान लीजिए, ठीक है। अब हाई कोर्ट में ये कह देगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, ST SC वाला एंट्री नहीं करेगा, बवाल मच जाएगा एकदम, काहे नहीं करेगा, अंबेडकर साहब की देन है बाबू, ठीक है। तो वही कहा गया है अनुच्छेद 15 में, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी अब जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए हम लोग का ऑफिस है, मानकर चलिए अब इस ऑफिस में 50 लोग स्टाफ है, जिसमें 40 को जो है बाबू, 40 को जो है वो जनरल या फिर कई उच्च जाति के लोग हैं, और 10 लोग जो है एकदम, मतलब एकदम जो छोटे निम्न जाति के लोग हैं, अब उनको नौकरी लेगा। अब मान लीजिए ये 40 लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करें कि बात, ये लोग तो एकदम छोट जतीवा है, लोग भगा इसको उधर, रोज उधर, उसके लिए अलग कैबिन बना दे कि छोटका जतिया वाला सब उधर रहना ऑफिस में, बड़का सब इधर रहेगा, बवाल मचा देगा ये 10 को जी। अगर ये हाई कोर्ट कर देगा ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो ये लोग को 40 को नचा के रख देगा। कानून बना है भाई, आप उसके लिए अलग, हाँ नहीं बोलना है तो नहीं बोलिए, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए, मुंह फुला हुआ कर सकते हैं लेकिन सिस्टम से बदलाव नहीं। ये नहीं कि 40 को हम लोग जनरल बढ़िया बढ़िया कास्ट वाला हैं तो ऐसा करते हैं सर, हम लोग अपना ऑफिस नहीं बना लेते हैं, वो जो छोट जतीबन सब है ना 10 को उनको उधर केबिन डाल दीजिए अलग अलग से। अगर ये 10 का माथा फिर गया तो 40 को नाच नचा के रख देगा। याद रखिएगा, जो छोटा जात वाला केस होता है ना, बड़ा जात पर अगर पड़ता है ना, तो बाप रे बाप, माय रे माय चिल्लाता है लोग, समझ रहे हैं। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखे। तो ये अब ये सब चीज हट गया, तो इसी चीज की चर्चा की गई है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति हो, धर्म हो, लिंग हो या जन्म स्थान हो, इस आधार पर आप सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान मतलब जो सरकारी स्थान है, ठीक है, कार्यालय है और स्कूल है, ठीक है, कोचिंग है, यहाँ पर आप भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, धर्म, जाति, लिंग, स्थान और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 देखिएगा बाबू, मजा आ रहा होगा आप लोग को, एकदम फुल एनर्जी दे रहे हैं आप लोग को। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, जिसको हम कहते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं, अच्छा कभी ऐसा वैकेंसी देखे हैं कि भाई 10,000 वैकेंसी है और सब जनरल कैटेगरी वाला का, इसमें ST SC का एक कुगन है? कभी नहीं, चाहे वो बिहार हो या फिर पूरा देश हो। कभी ऐसा देखे हैं कि 50,000 वैकेंसी है बाबू, उसमें खाली ST SC वाला ही भरेगा, जनरल वाला लड़का नहीं भरेगा फॉर्म? कभी नहीं। वो अलग बात है कि उनको संविधान में आरक्षण मिला है छोटे जातियों को, वो आरक्षण के आधार पर नौकरी कम नंबर पर उठा लेंगे, जनरल वालों को थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अवसर की समानता, तो अनुच्छेद 14 समता या समानता, ठीक है, एक समानता एक जैसा होना चाहिए।
चलिए ठीक है, ऑल क्लियर। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, देखिए यहां पर अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समाधान, कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 में क्या है, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में एक जैसा अवसर मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म, जाति या लिंग मतलब किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना, सरकारी नौकरी की समानता, ठीक है, मतलब सबको एक जैसी वैकेंसी। वो अलग बात है कि एसटी एससी वालों को थोड़ा आरक्षण रहता है तो उनको कम नंबर पर हो जाता है, वो अलग चीज हुआ, वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। नहीं, अनुच्छेद 17 ये बाबू ये अभी तक नहीं खत्म हुआ है, यकीन करिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को हिंदी नॉर्मली कहा जाता है छुआछूत, खत्म हुआ है। हाँ, अभी भी बड़ा जाति वाला जो है वो छोटे जाति वालों के साथ बैठकर बात तो कर लेगा, कहे तो जरा एक के थाली में खाना खाने, कभी नहीं खाएगा। कुछ लोग खाते भी हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है बाबू। अस्पृश्यता, छुआछूत अभी भी है। हाँ, वो बड़े लेवल पर नहीं है, बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन अभी भी है। पहले 100% था, अब 10% है, 20% है। तो अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, छुआछूत का उन्मूलन, समझ रहे हैं। इस पर एक जो जब आप कभी देखिएगा ना, मांझी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी, उसके ऊपर एक मूवी बनी थी, बनी है ना, दशरथ मांझी के ऊपर। तो भाई जब दशरथ मांझी बाहर से झारखंड से कमा के आया ना, तो वहां के मुखिया को गले लगा लिया मूवी में। मुखिया इतना मार मारा, इतना मार मारा, अब इसलिए गले लगा लिया ना क्योंकि ये नियम उसी समय आया था, ठीक है ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग, दशरथ मांझी के अकॉर्डिंग। तो उसको तो लगा कि भाई सरकार तो सबको भी समान दे दिया है, तो कहा बस सरकार लिख के दे देगा तो हम मान लेंगे रे चुट्टा, उसको खूब मार मारा मूवी में। तो ये चीज आप देखिएगा, वहीं से समझ में कि अच्छा छुआछूत था, है और अभी भी है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो अस्पृश्यता का मतलब हुआ छुआछूत। यहां से सवाल बहुत आता है एग्जाम में, या एकदम ध्यान से देखिएगा, अस्पृश्यता से, छुआछूत से बहुत सवाल पूछे गए हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन कहिए या छुआछूत का अंत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकारी कागजों में अंत है, सरकारी कागज में छुआछूत नहीं माना गया, लेकिन अभी भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, इस चीज को याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का, उपाधि का मतलब हुआ, ठीक है, गिफ्ट, बड़ा बड़ा उपहार, बड़ा बड़ा एक तरह से समझिए उपाधि, जैसे भारत रत्न हो गया या इस तरह का हो गया। तो कहा गया उपाधियों का अंत होना चाहिए, कहा गया उपाधियों के अंत में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधि रख सकते हैं। और विदेशों से प्राप्त उपाधि, देखिए सीधे से सीधे कहा गया है कि आप उपाधियों का अंत कर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसी उपाधियां हैं जैसे शिक्षा है, सुरक्षा है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, इन ऐसी उपाधियों को आप रख सकते हैं। लेकिन विदेश से मिलने वाली उपाधियों के लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। कितनी, क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति। अब देखिए हम 12 से 18 तक का पूरा रिवीजन करते हैं, चलिए ठीक है। मौलिक अधिकार कहेंगे बाबू, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार। आप लोग साथ देना, नीचे कमेंट में लिखिए मौलिक अधिकार में, बताइए मौलिक अधिकार के, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है, मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण किया गया। क्या किया गया, अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। देखिएगा अभी अभी हम लिखाए थे ना, इधर पढ़ाए थे आपको, यहाँ देखिए, समता या विधि के समक्ष समता। तो समता या समानता ना लिखकर अगर हम, एक सेकंड, ठीक है ना, हाँ, समता या समानता के जगह पर अगर हम लिख दें विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समता मतलब समानता, वही कहिए समता या समानता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 16 में कहा गया अवसर की समानता, अवसर मतलब अरे वही सरकारी नौकरी,
अवसर यानी नौकरी की समानता, मतलब सबको एक जैसा जो है अवसर मिलना चाहिए, नौकरी की समानता। अनुच्छेद 17 में हो जाएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को हम कहते हैं छुआछूत का अंत होना चाहिए, ठीक है, हालांकि अभी भी नहीं अंत हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्या होगा बाबू? उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक तो हमको लगता है कि आप लोग एकदम प्रॉपर ढंग से सीख गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, पहला क्या था? अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 अब हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इधर पूरा क्लियर हो गया अनुच्छेद 18 तक। अब देखिए दूसरा हम हेडिंग बनाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। 19 से 21 होगा, नहीं बाबू 19 से 22 होगा, गलत लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19 से 22। अब आइए एक एक कर करके अनुच्छेद 19 से 22 तक में क्या क्या चीजों के बारे में चर्चा हो। यहां तक कोई दिक्कत? अनुच्छेद 14 से 18 क्या पढ़े? समता या समानता। 14 में विधि के समझ समता, 15 में धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 में, ठीक है, अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता छुआछूत, 18 में उपाधियों का, ठीक है। और जो कुछ उपाधि है, जो बड़ी बड़ी उपाधि है, उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। चलिए अनुच्छेद 19 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 19 की अगर बात की जाए तो कहा गया है कि याद रखिएगा इसमें 6 प्रकार की, ठीक है ना, 4 ही है बाबू, 6 होना चाहिए ना, हाँ भाई, तो 6 प्रकार की याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 जो है इसमें लिखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, शायद गलती लिखा हुआ नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। क्या होगा बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, और वो भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार का फ्रीडम आपको दिया गया है बाबू। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो अनुच्छेद 19 में कहेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार है हमको, फ्रीडम का अधिकार है, ठीक है, हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का, कितने प्रकार की? 6 प्रकार के फ्रीडम का अधिकार है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 2 याद रखिएगा। 19 अनुच्छेद 19 का एक भी रह सकता है या फिर 19 का भी हो सकता है। ये जो है ना अनुच्छेद 19, ये 19 का 1 लिखिए, ऐसे लिखिए आप, 19 का 1, ये होगा 19 का 2, ऐसे लिखना चाहिए था, टाइपिंग गलत है। तो 19 के क में 2 ठो इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि भाई बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में है। और दूसरा क्या है बाबू? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये 2 ठो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला बोलने की स्वतंत्रता और दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के क में वर्णित है। प्रश्न पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, बोलने की जो स्वतंत्रता है और प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 19 के क में। प्रेस समझ रहे हैं ना? हाँ, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, ठीक है, हाँ। दूसरा याद रखिएगा 19 के ख बोल सकते हैं, 19 के ख बोल सकते हैं, या फिर आप 19 का 2 बोल सकते हैं, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए अभी राहुल गांधी का जो रैली चल रहा है बिहार में, हर जिले में वो आ रहे हैं और वोट चोर, गद्दी छोड़, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, भगवान जाने उनका, ठीक है। अब क्या सही है क्या गलत है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए सबका अपना, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए ताकि पक्ष जो है वो अच्छे से कार्य कर सके। अगर पक्ष के ऊपर दबाव ना डाला जाए तो पक्ष जो है वो एकदम खुला साड़ हो जाएगा जी, उसके बाद कहेगा कोई बोलता ही रे, ये वाला हाल हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी हो रहा है, विपक्ष जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, हम जब बोलना शुरू करते हैं तो एकदम बिहारी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं एकदम तोड़ के पढ़ाएं, एकदम टेंशन नहीं, एकदम क्वालिटी दे आप लोगों को। और क्वालिटी तब मिलेगी जब हम अपने लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, एकदम अपना जो अपना खुद का लैंग्वेज है। और यकीन मानिए हमने आपको प्रॉमिस किया है 40 क्लास ओनली 40 क्लास में पूरा पॉलिटी ऐसा पढ़ा देंगे कि चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम देने जाइए या पीसीएस का एग्जाम देने जाइए। बस इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, नया चैनल है
आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। लाइक और शेयर जितना आप करेंगे हमें उतना खुशी होगा। और हमें एक बात और याद रखिए, आप कितना जल्दी जल्दी लेक्चर खोज रहे हैं पॉलिटी का, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा शेयर रहेगा, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को आप फैलाइएगा। अगर बच्चों का भीड़ आ जाए हमारे पास तो हमें क्या दिक्कत है, हम रेगुलर एक क्लास कर देंगे यहाँ पर, एक क्लास पॉलिटी का और एक क्लास हिस्ट्री का। राहुल सर का वादा है, अगर आपका सपोर्ट एकदम जबरदस्त तरीके से रहा तो हमारे सपोर्ट में कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों को, ठीक है। तो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा याद रखिएगा, 19 के 3 भी कह सकते हैं या 19 का ग भी कह सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कमिटी बनाइए, संगठन बनाइए, 150 लोगों का एक टीम बना लीजिए, ठीक है, गांव गांव जाके प्रचार करिए। मुखिया विधायक यह कर रहा है आजकल जी, ठीक है। 19 के 4 ये सब कहां से कर रहा है मुखिया, 19 के 4 या 19 का घ भी बोल सकते हैं। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। चोर चिल्लानी आजकल हो ही रहा है, समझ रहे हैं ना। बिना रोक टोक मुखिया लोग क्या कर रहा है आजकल, मुखिया विधायक, विधानसभा चुनाव है बिहार में तो यही चल रहा है नहीं। और एक और उधर आया भाई, वोट चोर, गद्दी चोर, जो भी है भगवान जाने, ठीक है। उससे हमको राजनीतिक चीजों से मैं कोई लेना देना नहीं, ठीक है, जो भी है अपना हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 19 का काम, 19 के काम में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के ख या 19 का 2 में कहिएगा बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के गांव में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के गांव में बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 19 के 5 में, ठीक है, उसको कहते हैं भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। इसमें अपवाद में था पहले जम्मू कश्मीर का नहीं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जैसा कि आपको पता है कि वो एक संघ शासित क्षेत्र बन चुका है, तो अब आप वहां भी रह सकते हैं। ये देखिए बाबू, बोले थे ना कि 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार था, अब इसको हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 19 का 6 जो है संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। कहा गया कि अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स में चला गया। अब पैसा रख के देखो, सरकार पूछे कहां से लाए हो बाबू, तो ये है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसमें कहा गया है बाबू, इसमें कहा गया अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि 6 प्रकार का स्वतंत्रता आपको दिया जाएगा, जिसमें 6 में एक तो हटी गया संपत्ति का अधिकार। 19 के बाद 20 में आइए, इसमें कहा गया है कि 3 प्रकार का फ्रीडम दिया गया है। अनुच्छेद 20 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता क्या है कि एक गलती के लिए एक सजा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ समझिए, अनुच्छेद 20 में क्या है कि एक गलती के लिए एक ही सजा। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा 10 सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं, बस 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो है वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल की गई है। पहला क्या स्वतंत्रता है कि आप एक गलती के लिए आपको एक ही बार सजा मिले। ऐसा नहीं कि एक बार किसी, जैसे मान लीजिए कि आपने एक गलती की, ठीक है, तो आपको 10 कोड़ा मारा गया, फिर उसी में, ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए कि आप कोई गलती की, अब आप 2 साल की सजा काट चुके हैं, तो अब आपको सरकार छोड़ दी, अब आप मान लीजिए रिहा हो गए, फिर 2 महीना बाद पड़ा, अरे तुम ही ने गलती किया था जी, चलो फिर से ले चलो इसको। ऐसा नहीं, जब आप सजा काट चुके तो आप जो है निर्दोष हो चुके, आपको उसके लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगा। भागल रहिएगा तो अलग बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद वाले, मतलब जब आप गलती करेंगे उसके अकॉर्डिंग, उस समय क्या सजा था, सजा का प्रावधान उसके साथ, ये नहीं कि अब नया नया कानून आया तो भाई उसके हिसाब से दे दो, ऐसा नहीं। तीसरा है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। मान लीजिए आप मान लीजिए एक दोष सिद्ध व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपको मतलब एक ठीक है कैदी के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको संरक्षण दिया जाएगा, खाना पीना रहना सब जेल में फ्री है नहीं। चलिए अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 में कह रहा है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
और इसी में कहा गया है कि आपको निजता का अधिकार दिया गया। निजता मतलब निजी चीजों को छिपा कर रखने का अधिकार है। इसमें एक वो और अधिकार मिला बाबू, तो तुम लोग सुनोगे तो बड़ा एकदम खुश हो जाओगे, एकदम गदगद हो जाओगे। ठीक है, पहले अनुच्छेद 21 देखो। अनुच्छेद 21 की बात करें तो कह रहा है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेमलेट वाले व्यक्ति को जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस चालान काट देती है, गिरफ्तार नहीं करती। जैसे देखते हैं बिना हेलमेट के चलते हैं, या फिर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन कागज़ नहीं बना हुआ तो आपका क्या है, गाड़ी का चालान कट जाता है। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में इसी के अंतर्गत जो है ये सब काम होता है। दूसरा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जिसको कहते हैं। मतलब निजता का अधिकार मतलब हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि निजता का अधिकार क्या होता है, समझने की बात समझिएगा। निजता का राइट टू प्राइवेसी का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज के लिए पकड़ा गए, ठीक है, अब आपके फोन में कुछ ऐसी चीज है, ठीक है, अब आपके फोन में कुछ ऐसी चीज है जो पर्सनल है। अब सरकार बोले कि लॉक खोलो तुम, ठीक है, तुम्हारे पास आईफोन है, हम बोले ना हम लॉक नहीं खोलेंगे। इस चीज के लिए आपको सरकार फोर्स नहीं कर सकती कि आप लॉक खोले। कानून पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आप सरकार को लग रहा है कि हाँ आपका फोन ले सकती है, लेकिन आपका लॉक खोलना है कि नहीं वो आपके ऊपर, माने हम नहीं खोलेंगे, हमको नहीं पासवर्ड पता है, तो आपको उस चीज़ के लिए वो नहीं कर सकती है टॉर्चर। वो अलग बात है, अंदर ले 2 4 10 सोटा लगाएगी, लेकिन अगर आप नहीं खोलिएगा तो ऐसा नहीं कि वो हाई कोर्ट कर देगी और हाई कोर्ट में कहेगा खोल लो लॉक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो निजता का अधिकार जो है आप अपनी निजी चीज़ों को छिपा के रख सकते हैं। ये काम हुआ था अरविंद केजरीवाल के साथ, जब इनको पकड़ा गया था, नहीं गलत था नजील जी, तो इनके पास आईफोन था, तो कहा गया था कि जो है खोलिए अपना आईफोन का लॉक खोलिए। ईडी बोला कि पॉलिटी नहीं पढ़े हो बढ़िया से, है पॉलिटी बढ़िया से नहीं पढ़े हो। पॉलिटी में अनुच्छेद 21 है, निजता का अधिकार है, निजी चीज़ों को हम रख सकते हैं, हमारा मन नहीं है खोलने का तो नहीं खोलेंगे, नहीं खोले हो। ठीक है, तो वही है, याद रखिएगा। अब हमारी क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है को जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को उजागर नहीं कर सकते, मन है तो करेंगे नहीं तो नहीं। यहां पर देखो जी लड़का लड़की लोग ध्यान से, ठीक है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। अदर कास्टिज्म को बढ़ावा दे रही है सरकार, समझ रहे हैं, अदर कास्ट से आप विवाह कर अरे अपनी पसंद का मतलब क्या, अदर एक कास्ट है ना, अपना कास्ट में तो ऐसू माँ बाप मान जाएगा। तो कहा गया अपनी पसंद के व्यक्ति से, चाहे वो फीमेल मेल दोनों के लिए कहा गया विवाह करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में ये कहा गया। 2 ठो अधिकार और है, एक है बाबू नार्को टेस्ट, इसके बारे में लंबा डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे, और एक होता है पॉलीग्राफी। ये दोनों जो है एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपके सारे बॉडी पर कंट्रोल करके आपसे सच बात को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। ये अगर आपकी मर्जी है तभी दे सकते हैं, जब अगर आप मान लीजिए दोष सिद्ध व्यक्ति है, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा नार्को टेस्ट, मतलब आप नार्को टेस्ट की इजाज़त नहीं देंगे, नहीं कर सकता है कोई आपको, ये आपकी निजता का अधिकार है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अनुच्छेद 21 से कंटिन्यू आगे करेंगे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त, 3 या 4 क्लास में आपका पूरा मौलिक अधिकार खत्म, क्योंकि लंबा क्लास है, 3 क्लास तो जाएगा ही जाएगा। ओके चलो।